आपने करंट का झटका तो सुना होगा, जिसको लगा है उनको बखूबी पता होगा कि करंट का झटका क्या होता है। माँ से लेकर आह तक भी मुंह से निकल जाता है। लेकिन उन परिवारों की क्या बात करें जिन परिवारों के बच्चे करंट के चपेट में आने से क्या दुर्दशा हुई है, जिनके हाथ गल गए हैं, जिनके पैर गल गए हैं, जिनके गाल गल गए हैं। वो तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन तस्वीर देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और उन हुक्मरानों कंपनियों के खिलाफ आपकी बोलती और भी तेज हो जाएगी। हम वो तस्वीर दिखाएंगे, उन तस्वीर को देखकर आपका भी दिल सहम जाएगा। ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीर को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये दर्द उन कंपनियों ने दिया है जो कंपनी छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को शोषित कर रहा है। तस्वीर में देख रहे हैं किसी का हाथ गला है, किसी का पैर गला है, किसी का शरीर का कई हिस्सा झुलस चुका है। अब इस झुलसे शरीर को लेकर सरकार और कंपनी के दरवाजे लगातार छत्तीसगढ़ के युवा लगातार खटखटा रहे हैं। और ये युवा है छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार और कंपनी के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सरकार और कंपनी, यानी कि कंपनी को संरक्षण देने वाले सरकार के कानों तक अभी जूं तक चलती हुई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी पीड़ा। हमारे साथ कुछ परिवार भी हैं जिनके परिवार के बच्चे इस दंश से या तो उनकी मृत्यु हो गई है या तो वो झूला चुके हैं। भैया कहाँ से आए हैं, ये पहले नाम बताएंगे अपना। सनीराम पटेल, कोरबा थाना हरदी बाजार, गांव बुईदा है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ, आपके परिवार के साथ, बच्चों के साथ? अब सरकार की क्या कुछ योजना है, कंपनी किस तरह से आपको मुआवजा प्रदान कर रही है? अभी तक के 6/5/2020 की घटना है। अभी तक के शासन और प्रबंधन की तरफ से मेरे को फूटी कौड़ी नहीं मिला है अभी तक के। मैं सरकार से यही आग्रह कर रहा हूं कि मेरा लड़का ये ऋषि कुमार पटेल है। एक ही लड़का था मेरे परिवार में और 3 बेटी है। तीन बेटी है, उसमें 2 बेटी अभी घर में है। मैं सरकार और प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूँ, मोर लड़का जैसे दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ओकर जगह में अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और मोर परिवार ला सहायता राशि दिया जाए ताकि मोर आर्थिक स्थिति सुधर सके। मैं ये सरकार से और प्रबंधन से प्रार्थना करता हूँ। मैं अनाथ हो गया हूँ, मोर परिवार में एक ही मोर लड़का रही से, मोर और सहारा नहीं है। बुढ़ापा के मोर लाठी हज आगे, मोर अब जिंदगी अंधकार हो गए। मैं सरकार से ही बारंबार विनती करता हूँ। 12 से 15 महीना हो गए, अभी तक के मोर सूद ले भी कोई नहीं आए हैं कि आप मन के का कमी है, का दिक्कत है। चलो कोई पूछने वाला नहीं है अभी तक के। मैं सुने हम मोर प्रतिनिधि मन मोला फ़ोन करीन है कि रायपुर आवा सब झिन, वहाँ आके आप मन सरकार से जो भी आप मन से बनी सरकार से प्रार्थना करिए, विनती करिए, जरूर सुनिए आप मन के बात ला। ऐसी आशा लेके मैं आया हूँ। अभी तक के सरकार से कोई आश्वासन हमला नहीं मिले, न प्रबंधन से मिले। भारत माता की। तो आप परिवार के परिजन का दर्द सुन रहे थे। दर्द सुनने के बाद आपको कुछ ये प्रतीत हो रहा होगा कि किस तरीके से ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधक और सरकार की जो निष्क्रियता है उसको दर्शाती है। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांग है आपकी और क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? सरकार की आपकी सूद नहीं रही है, फिर कंपनी आपकी सूद नहीं रही है? नमस्कार सर, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। सबसे प्रथम मांगे हैं कि हमें सभी विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जो एक हाथ में जान हथेली पर के काम करते हैं, दूसरी में अपनी परिवार का उसका जीवन रहता है, जिम्मेदारी रहता है। और सेकंड मांग है हमारी कि मृत परिवार की आश्रित को जितने मृत परिवार हुए, देखिए जब अपने पिताजी के इकलौते हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। और हमारी तीसरी मांग है जितने दुर्घटनाग्रस्त हुए, देखिए जिनका एक हाथ कटा हुआ है और किसी का आधा हाथ निकला, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इनको उचित मुआवजा दिया जाए, इनके साथ न्याय किया जाए। मैं ये जानना चाहूँगा, मांग तो अगली बात है, दशा को किस तरह देख रहे हैं? इस दशा क्या ऐसी बना रहेगा या फिर कंपनी के निष्क्रियता इसी तरह देखने को मिलेगा? मुझे समझ नहीं आता। ऊपर जो बैठे होते हैं प्रबुद्धजीवी लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं शासन में जो बैठे होते हैं प्रबुद्धजीवी लोग बैठे होते हैं,
लेकिन इनको ये समझ नहीं आता, यदि उनके परिवारों से ऐसी घटना हो ही रहती क्या वो रास्ते पर नहीं आते। मैं प्रशासन शासन को यही बोलना चाहता हूँ, क्या इतनी दुर्दशा के बाद वो अपने चीज़ों को दबाए रखते, अपने भावनाओं को दबाए रखे। बताइए आप ही। सरकारों का कहना है, प्रबंधन का कहना है कि हमेशा अभी तक गोलमाल करते आए हैं जितने विद्युत संविदा कर्मचारियों को। प्रबंधन का कहना रहता है कि आप सरकार के पास जाइए, सरकार का कहना रहता है कि प्रबंधन नीति बनाती है, प्रबंधन सब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रबंधन नीति बनाती है, प्रबंधन स्वयं करता है, पिछले 2 वर्षों में नियमित किया जा चुका है, तो हमको क्यों नियमित नहीं किया अभी तक, यही मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि हम जो है इतने पीड़ित है, शोषित है, जितना अन्य डिपार्टमेंट के संविदा कर्मचारी पीड़ित और शोषित नहीं होंगे। हम कहना चाहते हैं सरकार से इतना। तो साफ तौर पर युवाओं के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ध्यान दे, कंपनियों का मनमानी लगातार जोरों पर है। क्या अब छत्तीसगढ़ के युवाओं को छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिलेगा, नियमितीकरण नहीं होगा, तो क्या बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु दूसरे प्रदेशों को रुख करना पड़ेगा? क्या सरकार की पलायन नीति यही है? क्या सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोच रही है? क्या सरकार छत्तीसगढ़िया का रंग दिखाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगने पर लगी हुई है? और इन कंपनियों का, आक्रांताओं का लगातार जोर छत्तीसगढ़ के युवाओं की मनोदशा को बिगाड़ रही है। कुछ लोग हमसे और बातचीत करेंगे। भैया, कोई कुछ बोलना चाहे? आप किस तरह देख रहे हैं दशा को? क्या कुछ क्षति हुई है? क्षति और दुर्घटनाओं के विषय में और हमारी मांगों के विषय में आदरणीय हरि भाई ने अभी सबको सूचित किया। आप देख ही रहे हैं कि दुर्घटना कितने घातक हुए हैं। किसी का एक बार दुर्घटना होने के बाद में सीधा अपंगता हो रही है। उनका इतने कम वेतन में और सामाजिक असुरक्षाओं की स्थिति में ऐसे फंस जा रहे हैं वो लोग कि क्या पूछिएगा। मैं आप लोगों को या सरकार को आप जो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो पूछना चाहिए कि नियमितीकरण ही क्यों किया जाना चाहिए। आपकी मांगे जो है क्यों है ये नियमितीकरण? भाई हम लोग सरकारी नौकरी में हैं, विभाग भी गवर्नमेंटल है, विद्युत विभाग है जिसका टर्नओवर अभी हर पूरे देश में टॉप में है, सबसे टॉप में विद्युत उत्पादन में। उसके कर्मचारी जो है नियमितीकरण की मांग क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा कि जो हम लोगों की अभी स्थिति है, संविदा स्थिति है और विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं, तो विभाग की जो कार्य प्रणाली है, पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग किए हैं तो हम लोगों को घर से 250 किलोमीटर दूर सबको पोस्टिंग मिली है, 250 किलोमीटर दूर, और वेतन 8,000 रुपये। आप बताइए 8,000 में उनका गुजारा कैसे होगा? वो रूम किराया देंगे, खाना खर्चा बचाएंगे कि पेट्रोल का पैसा वहन करेंगे? विभाग किसी भी तरह की अन्य भत्ताएँ हम लोगों को नहीं देती हैं, है ना। और दूसरी चीज़ है, हम लोग जहाँ ड्यूटी पे पैर रखे, मतलब हम लोग मौत को अपने सर पर लेकर चलते हैं। आप विद्युत दुर्घटना से ही मरे ये निश्चित नहीं है। हम पोल चढ़ते हुए गिर कर भी मर सकते हैं, ऊपर से पाना पेंचिस इंसुलेटर गिर जाए तो भी मर सकते हैं, कहीं पर लाइन के नीचे खड़े हैं और तार टूट कर गिर गया, करंट से भी मर सकते हैं, लाइन से भी मर सकते हैं चढ़े हुए हैं तब की स्थिति में। और दूसरी चीज़, सब स्टेशन यार्ड में कुछ काम कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर फट गया तब भी मर सकते हैं। आप बताइए कि इतनी सारी असुविधाओं और कहा जाए संकट की स्थिति में, जोखिम भरे स्थिति में हम रेगुलर की मांग क्यों ना करें? इसलिए मैं शासन से निवेदन करूंगा और प्रबंधन से भी निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों का नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाए और ये मांग पूरी किया जाए। नहीं तो हम लोग स्पष्ट तौर पर निश्चित हैं कि जब तक ये हमारी मांग और हड़ताल लगभग पहली और आखिरी है, जब तक नियमितीकरण नहीं होगा, सबको अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हड़ताल हम लोगों का जारी रहेगा। आपने 440 वोल्ट का झटका तो सुना होगा। ये वो बंदे हैं जो 440 वोल्ट का झटका सहते हैं और लगातार समाज की सेवा में आतुर रहते हैं। भैया, क्या कुछ समस्या लेकर आए? भाई मैं हूँ सेना का एक सर्विसमैन, ठीक। मैं 20 साल सर्विस करने के बाद आके इधर संविदा में 3 साल से 8,000 में कर रहा हूँ। कैसे गुजारा चलेगा? तो देश सेवा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी तो क्या करेंगे आप? जो सारे साथी चल रहे हैं उनके साथ ही चल रहे हैं। चलो हम उनके साथ हमारा भी है, हमारे साथ उनका भी हो। सरकार और कंपनी सुन नहीं रही है, कोई नहीं सुन रहा है। क्या करेंगे? और लड़ाई जारी रहेगी। क्या लड़ाई ऐसी जारी रहेगा? हम अपने हक के लिए लड़ ही रहे हैं। अभी सरकार का आँख खुलेगा, कब खुलेगा सरकार जाने। क्या कहना चाहेंगे सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जब हमने 20 साल देश के सेवा में निकाल दिया, हमारे साथी इधर खेतों में, खाद में, बरसात में, धूप में, गर्मी में काम, कोरोना काल में सब काम कर रहे हैं, सबको मिल रहा है, तो हमारे ये संविदा साथी क्यों फ़ायदा नहीं मिलेगा?
हम भी दे जाते हैं ना, सबको अगर मिल रहा है, अनुकंपा दे रहे हो, सबको दे रहे हो, तो हमारे को भी तो नियमितीकरण करो। हमारा साथी भी तो काम कर रहे थे, सरकार के अंडर ही काम कर रहे हैं। सरकार इनके अंडर में काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग उनसे और बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या ये दशा ऐसी बनी रहेगी? दशा को किस तरह देख रहे हैं और क्या कुछ लोगों को जूझना पड़ रहा है? क्योंकि 440 वोल्ट का झटका तो आपने सुना होगा, लेकिन आप लोग सहते हुए आए हैं। सभी को मैं बता दूं कि बिल्कुल हम लोग जो 440 वोल्ट का झटका खा रहे हैं, लेकिन कल जो है चेयरमैन जी के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप हुआ, उनको जो है नियमों को हमको हवाला दे रहे हैं। तो मैं कंपनी प्रबंधन और सरकार को बताना चाहूँगा किस नियम से हमको जो है कलेक्टर दर पे दिया जा रहा है, जबकि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के द्वारा पे मैट्रिक्स लेवल होता है, उसके आधार पे हमको पेमेंट मिलना चाहिए। उनकी जो आदेश कापी है और नीति है वही उसी में दोष है। तो हम जो है अपनी मांगों को लेके उनसे द्विपक्षीय वार्तालाप जो कल हुआ, जिसमें हम मांग रखे शिथिलताकरण ला के हमको नियमित किया जाए। और हम बिल्कुल जो है आज हम आप मीडिया के सामने और सभी को अवगत कराना चाहते हैं, अगर हमारे मांगे 15 अगस्त पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। युवाओं की शक्ति सभी को मालूम होगा। और एक बात यही कहना चाहूँगा मैं, एक चीज़ सभी को मैं बताना चाहूँगा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस प्रकार जब भगवान हमारी साथ दे रहे हर एक कार्यक्रम में, उस तरह हमको पता है कि ऊपर वाला साक्षी है कि हम नियमित होंगे और भूपेश सरकार को नियमित करना पड़ेगा। क्योंकि जो है हमारी एकता और जो एसपी सर है उनका भी कहना है कि जो आप मांग को शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम उनको अवगत करा है कि सर हम तो शांतिपूर्ण अब कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे 15 अगस्त तक पूरा नहीं होती है तो बिल्कुल उग्र जाएंगे। और युवाओं की शक्ति को तो आपको मालूम है, अगर भीड़ आपको अगर कहीं भी भीड़ को हम छोड़ दिए तो रोकना मुश्किल हो जाएगी। और पुलिस प्रबंधन हो या कहीं फोर्स बुला ले, कोई नहीं रोक पाएगी। उसके हमने देखा कि आप लोग शांति तरीके से एसडीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। इतनी बड़ी भीड़ थी, ये भीड़ ऐतिहासिक भीड़ है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सरकार से क्या कुछ दरख्वास्त करेंगे? क्योंकि सरकार आप लोग की सुन नहीं रही है, ना कंपनी सुन रही है। सरकार से ही है हमारी मांग कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि जो हम दिखाना चाहते हैं कि हम ना कोई ऐसा व्यक्ति हैं कि जो जानबूझ के आंदोलन कर रहे हैं, या ऐसा हमारा मंशा नहीं है कि हम जो है कंपनी प्रबंधन नुकसान कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमको जो हमारा हक का लड़ाई है उसके लिए ही लड़ रहे हैं। और हमसे सरकार से हमारा निवेदन, हमारी मांगों को सुने और हमारे भाइयों लोग को न्याय दिलाए। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के युवा है, छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी, संविदा कर्मचारी है, जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए राजधानी रायपुर तक पहुंचे हैं। प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आधी रोटी आधा पेट संविदा जीवन चढ़ गए भेंट, इन तस्वीरों से साफ हो जाती है कि वास्तव में संविदा कर्मचारी वो सरकार और कंपनियों के हर धर्मिता के आगे भेंट चढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि युवाओं को कब न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय की आस के लिए यहाँ पर बैठे हुए। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ टिकेश शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।